Today we will like to discuss about the most important topic or interesting topic, globalization. And what is globalized nowadays? It is the importance of nowadays. अर्थात चैप्टर 4 के अंतर्गत इकोनॉमिक्स में ग्लोबलाइजेशन पर हमारी चर्चा होगी। ग्लोबलाइजेशन और भारतीय अर्थव्यवस्था, दो शब्द आया है। एक ग्लोबलाइजेशन और अर्थव्यवस्था। ये अर्थव्यवस्था क्या है? जब भी इकोनॉमिक्स में हम लोग बात करते हैं तो आर्थिक गतिविधियों के बारे में, आर्थिक संरचनाओं के बारे में, आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसका लक्ष्य होता है कि देश का विकास, देश का कल्याण। तो इसमें एक अर्थव्यवस्था शब्द आया है। जिस व्यवस्था के तहत आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन होता है, ऐसी व्यवस्था को हम अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। और दूसरा वर्ड जो है वह है ग्लोबलाइजेशन। आप लोग सुनते होंगे गांव घर में भी, बड़े बुजुर्गों के मुंह से द्वारा भी, समाचार पत्रों में, टेलीविजन में, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन का हिंदी वैश्वीकरण होता है, यानी विश्व को मानस पटल पर ला खड़ा करना, एक स्टेज पर ला खड़ा करना। अर्थात विश्व के तमाम देशों को एक स्टेज पर लाना, जिसमें एक देश का दूसरे देश के साथ आर्थिक व्यापारिक संबंध बने रहते हैं। इसे हम लोग मूल रूप से जानते हैं कि जब घरेलू अर्थव्यवस्था को हम विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ने का कार्य करते हैं, या ऐसी नीति जब हम अपने देश के व्यापार को वर्ल्ड लेवल पर जोड़ने का कार्य करते हैं, लिंक्ड करने का कार्य करते हैं। भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से इसकी परिभाषा दी गई है। तो इसीलिए ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटरैक्टिंग और इंटरकनेक्शन अमंग कंट्रीज, एक दूसरे से लिंक्ड होना, एक दूसरे से जुट जाना। अब हम लोग इसको स्पष्ट कर चुके हैं कि जब हम अपनी व्यवस्था को, यहाँ अपनी व्यवस्था किस प्रकार की व्यवस्था, तो अर्थ से संबंधित व्यवस्था, जब हम अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ते हैं, इसी स्थिति को हम वैश्वीकरण कहते हैं। इसमें मूल रूप से व्यापार आता है, मार्केट आता है, और एक दूसरे देश के साथ व्यापारिक तालमेल होता है। तो इसी स्थिति को हम लोग, क्योंकि ये विश्व के स्तर पर होता है, इसीलिए इसे वैश्वीकरण कहा जाता है, ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। तो इस तरह से
ग्लोबलाइजेशन से तात्पर्य जब घरेलू अर्थव्यवस्था अपने देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ने का कार्य करते हैं, इस स्थिति को हम ग्लोबलाइजेशन के रूप में जानते हैं। आज दुनिया ग्लोबलाइज हो चुकी है। अब है कि इसका क्या इम्पैक्ट है इंडियन इकोनॉमी पर या वर्ल्ड के इकोनॉमी पर, क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर हम लोग को चर्चा करना चाहिए। तो मैं इसको स्पष्ट करने से पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि आपकी पुस्तक में इस प्रकार की बात नहीं है। मैं इसके निचोड़ को, इसके थीम को रखना की चाहता हूं कि इसको उपयोग में लाने का या इसको अपनाने का जो कार्य हुआ है उसके पीछे क्या कारण है। तो जरा पीछे हम आए। 1990-91 की बात है। तत्कालीन सरकार के सामने भयानक स्थिति, आर्थिक विपन्नता के कगार पर देश पहुंच चुका था और मुझे याद है वह दिन कि भारत के पास यानी विदेशी मुद्रा भंडार महज $1 अरब ही रह गया था और विभिन्न वस्तुओं सेवाओं का ट्रांजैक्शन करने के लिए, आयात निर्यात के लिए, इंपोर्ट करने के लिए महज $1 अरब चंद सप्ताह के लिए ही बमुश्किल पूरा कर सकता था। विश्व के सामने व्यापक समस्या आ गई इस बात को लेकर के कि भिन्न भिन्न देशों में ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं। भारत के लिए तो बहुत ही नाजुक स्थिति, विश्व के कुछ राष्ट्र को छोड़ के कमोबेश स्थिति यही थी। तो भारत ने 1991 ईस्वी में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को के तहत एक ऐसी नीति बनाया, उसमें के तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर, इकोनॉमिक्स के बहुत बड़े विद्वान हैं, वह कहते थे, आज भी संयोग से जीवित हैं, इस क्षेत्र में उनका सराहनीय कदम मैं मानता हूं, किंतु और क्षेत्रों में वो कठपुतली के रूप में थे जो देश इस बात को जान रहा है। उन्होंने ऐसी पद्धति अपनाई जिसके माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था को स्ट्रॉन्ग किया जा सके, विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि किया जा सके। इसके लिए एलपीजी को अपनाया। ये एलपीजी क्या चीज है? ग्लोबलाइजेशन, जी से हुआ, एल से हुआ लिबरलाइजेशन, पी से हुआ प्राइवेटाइजेशन और जी से हुआ ग्लोबलाइजेशन, जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं अभी। इस पर जोर दिया और अर्थव्यवस्था तो नाजुक स्थिति से गुजर ही रही थी। यह इतना कारगर साबित हुआ कि साल भर के अंदर में जहां $1 अरब विदेशी मुद्रा भंडार भारत के पास था,
वह पढ़ के मुझे वह दिन याद है जब मैंने आंकड़ा निकाल के देखा 118 अरब डॉलर पर पहुंचा। सरकार का उस समय का एक सराहनीय कदम था। तो इसका कितना इंपॉर्टेंस है और कैसे हुआ, किस विधि से हुआ, हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। जिसको नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बढ़ा करके 1914 से 18 के बीच में लगभग 465 अरब डॉलर, कल्पना कर सकते हैं आप, कहां 1 अरब डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार, कहां 118 अरब डॉलर, और उस 118 अरब डॉलर से भी बहुत आगे हमारा विदेशी मुद्रा भंडार हुआ और 465 अरब डॉलर पर पहुंचा दिया। और उत्तरोत्तर उसमें इजाफा होते गया। अभी सरकार की जो वर्तमान नीति है इस संदर्भ में, ये प्राइवेटाइजेशन के बारे में ढेर सारे लोगों के द्वारा आलोचना की जा रही है। मुझे हंसी आती है। हाँ, तत्काल एम्प्लॉयमेंट की समस्या जो है उस पर तो थोड़ा सा लोग चिंता करते हैं, तो अच्छी बात है, किंतु मैं ऐसे आम पब्लिक को जो इसके महत्व को नहीं जानते हैं, मैं आगाह करना चाहता हूं कि वास्तव में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देश में प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। जब मैं प्राइवेटाइजेशन पर चलूंगा तो मैं एक एक पॉइंट करके आपके सामने में रखूंगा। आप भी रियलाइज करेंगे कि वास्तव में सरकार के समक्ष ये प्राइवेटाइजेशन करने का ये बहुत अच्छा यह विकल्प था और इन्होंने इसको अपनाने का प्रयास किया। ये बिल्कुल सही है। तो खैर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें क्या है कि इस ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से सरकार अपना देश विदेशी मुद्रा भंडार में अप्रत्याशित बढ़ावा किया। आज देखिए, यदि हमको बाह्य सुरक्षा यानी देश के सराउंडिंग्स में चारों तरफ कुछ ऐसे राष्ट्र हैं जो भारत के ऊपर अभी भी बुरी निगाहें डाले हुए हैं। सरकार को लगा कि नहीं, अर्थव्यवस्था को विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ाने के साथ साथ हमें सुरक्षा की दृष्टि से भी काफी सबल होने की आवश्यकता है। अन्यथा 1962 की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तत्कालीन सरकार ने पता नहीं क्या सोच करके चाइना को भारत का एक बड़ा हिस्सा कब्जा में दे दिया। आज स्थिति यह है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारत दुनिया के 5 ऐसे राष्ट्र हैं, उसमें भारत का भी नाम है और इस पर भारत चिंता कर रहा है। तो हमें सुरक्षा को भी ध्यान में रखते हुए विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ना है, इसका प्रयास करना है। तो इस तरह से
ये वैश्वीकरण की नीति वास्तव में विश्व समुदाय के लिए बहुत ही आवश्यक है, न केवल अपने देश के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए है। और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा विश्व की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है, मैं डिटेल्स में बताऊंगा। संभावना बन रही है कि 9th 10th और 12th वाले बच्चों को, 11th वाले बच्चों को कि 21 सितंबर के बाद स्थिति कहीं बन जाए तो डिटेल्स में चर्चा करने का मौका मिलेगा। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में विशेष रूप से हमको ध्यान देना पड़ेगा ग्लोबलाइजेशन के दृष्टिकोण से। वास्तव में वैश्वीकरण एक ऐसी नीति है जिसके तहत अपनी अर्थव्यवस्था को, विश्व की अर्थव्यवस्था को अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व के अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ने का कार्य किया जाता है। अभी यही कारण है कि देश में आर्थिक प्रगति हुई है, समृद्धि हुई है। हाँ, ये 5 महीना 6 महीना का जो लॉकडाउन का हिसाब किताब है कोरोना महामारी को लेकर के, यदि इसको हम अपवाद मान लें तो बेहतर, बहुत बेहतर स्थिति में देश पहुंच चुका है। और इसके लिए न केवल भारत अपितु संपूर्ण दुनिया, विश्व जूझ रहा है। आने वाले 1-8 महीना में संभव है कि वैक्सीन वगैरह का प्रयोग होने लगेगा, तो शायद इस प्रकार की महामारी से आम नागरिक को निजात मिल जाए, ऐसी उम्मीद है। तो इस तरह से ऐसी आशा की जाती है कि देश पुनः इस लॉकडाउन के कालखंड में जो प्रभावित हुआ है, आने वाले समय में युद्ध स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में सक्रियता के साथ आगे बढ़ने का कार्य करते हुए इकोनॉमी को बेहद स्ट्रॉन्ग बनाने का कार्य करेगा, यह विश्वास है। तो आज की कक्षा में हम इतना ही, ग्लोबलाइजेशन क्या है, इसकी पृष्ठभूमि, इसका क्या महत्व है, और फिर इसके बाद आगे देश पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, सारी बातों पर अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।